हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि मणिपुर की जो समस्या है उसका समाधान कहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि वर्तमान में पुनः मणिपुर में संघर्ष तीव्र होता जा रहा है। जो जातीय संघर्ष है वो तीव्र होता जा रहा है। तो हम देखने का प्रयास करते हैं कि मणिपुर का समाधान किसमें है। तो समाधान जो है तीन बातों पर निर्भर करता है। एक है सामंजस्य, दूसरा है सुधार और तीसरा है निरस्त्रीकरण। तो देखिए, पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि पिछले साल 3 मई को मणिपुर में जातीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी, जो वर्तमान समय तक भी जारी है। और यह संघर्ष कभी-कभी इतना खराब स्थिति में पहुंच जाता है कि क्रूरता और हिंसा की भयावह स्थिति दिखाई पड़ती है। तो यह देखने का प्रयास करते हैं कि संघर्ष के कारण क्या है। तो देखिए, संघर्ष के कारण ऐतिहासिक भी हैं और वर्तमान में जो तात्कालिक कारण रहे हैं उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आदिवासी समाज जो है लंबे समय से वो जातीय संघर्ष का सामना करता रहा है, और जो वर्तमान संघर्ष चल भी रहा है तो उसमें उन यादों के कारण जो पिछले संघर्ष हुए हैं, जो पिछले युद्ध हुए हैं, उसमें प्रतिशोध के बीच अब भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो मणिपुर में जो मौजूदा संघर्ष है उसकी जड़ें कहाँ छुपी हुई है। उसकी जड़ें मध्ययुगीन काल की है, जहाँ भू राजनीति की विरासत के साथ साथ राज्य का इतिहास, जनसांख्यिकी और भूगोल में देखी जा सकती है। ठीक है। और वर्तमान में मणिपुर में तात्कालिक कारण क्या रहा जिससे वहां संघर्ष तीव्र हुआ। तो देखिए, राज्य में दो प्रमुख समुदायों के बीच का टकराव बेसिकली क्या है कि मणिपुर उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। एक केस में 23 लोगों ने मांग की थी कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो मणिपुर उच्च न्यायालय ने क्या किया कि उन लोगों को, राज्य को यह निर्देश दिया गया कि मैतेई लोगों को एसटी का दर्जा देने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत की जाए। अभी वर्तमान में वो निर्णय जो है निरस्त कर दिया गया है, लेकिन मुख्य रीजन यही था कि मैतेई लोगों को एसटी का दर्जा देने की प्रक्रिया को राज्य को शुरू करना चाहिए। इससे इस निर्णय के बाद क्या हुआ कि अन्य जो समुदाय थे जैसे कुकी हुए और नागा हुए, उन्होंने इसे आशंका की दृष्टि से देखा। तो देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। तो पहले हम सामाजिक कारण देखते हैं, जैसे भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या का अनुपात क्या है। तो राज्य की 53% आबादी वाले मैतेई लोग राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 10% भागों में ही रहते हैं। ठीक है। जो वैली का क्षेत्र है, जो इम्फाल घाटी का क्षेत्र है, वहीं पर कौन रहते हैं, मैतेई लोग, और उनका परसेंटेज कितना है, 53%। और जो भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे आप ऐसे देखें, ये हमने दर्शाया, तो ये जो है भौगोलिक क्षेत्र 10%, और इसमें कितने लोग रहते हैं, 53% लोग। और ये जो बचा हुआ 90% क्षेत्र है, इसमें जो है कुकी और नागा जनजाति प्रमुख है और अन्य जनजातियां भी रहती है। ठीक है। और ये बेसिकली कैसा क्षेत्र है, ये है पहाड़ी इलाका। ठीक। और यहाँ पर 47% की आबादी निवास करती है। इसके साथ ही जो ये कुकी और नागा वाला क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका, उन्हें अनुच्छेद 371 सी के तहत कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हुए हैं। आर्थिक कारण क्या दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए, म्यांमार की जो कुकी जनजाति है जो वहां से आ रही है, और नागालैंड का के नागा जो है वो पहाड़ों पर बसने के बजाय घाटी में ही बसते जा रहे हैं। ठीक। उसके अलावा मैतेई को पहाड़ियों तक पहुंच से वंचित रखा गया है। तो मैतेई लोग क्या है, पहाड़ों पर नहीं जा सकते हैं, वहां की जमीनों को नहीं खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक उन्हें एसटी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक यह संभव नहीं होगा। मैतेई अपने राज्य में कहीं भी बसने पर इस प्रतिबंध को अनुचित और अन्यायपूर्ण मानते हैं। मतलब वो घाटी छोड़ के अन्य क्षेत्रों में नहीं बस सकते हैं, या
वहां की जमीनों को नहीं खरीद सकते हैं। राज्य भर में आसानी से बसने के लिए वे एसटी का दर्जा चाहते हैं। तो मैतेई लोग क्या चाहते हैं कि एसटी का दर्जा मिले, जो उन्हें नौकरियों में आरक्षण और अन्य रियायतें भी प्रदान करेगा। तो जैसे ही एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो आरक्षण का भी लाभ मिलेगा उन्हें और रियायतें भी मिलेगी 371 के अंतर्गत। ठीक है, तो प्रशासनिक कारण क्या है? तो जब ऐसा अगर होगा तो जो कुकी समुदाय है उसमें यह डर है कि जो मैतेई लोग हैं पहले से ही राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक रूप से क्या है, प्रभावी हैं, और ये लोग क्या हो जाएंगे, मैं उन्हें मैतेई लोग नीचे और हाशिए पर क्या करेंगे, धकेल देंगे। तो ये कुकी जनजाति और नागा जनजाति में क्या है, एक डर है। दूसरी बात यह है, इसको बल कैसे मिलता है कि राज्य विधानसभा में टोटल सीटें कितनी है, 60, और उसमें से 40 जो विधायक हैं वो इम्फाल घाटी से ही आते हैं। मतलब जो मैतेई बहुल्य इलाका है वहीं से 40 विधायक आते हैं। और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सेवा है और बुनियादी आवश्यकता और अवसर वो सब क्या है, बेहतर है। तो जीवन की गुणवत्ता जो है वहां पर क्या है, बेहतर है। तो इसने क्या किया है कि इन दोनों समुदाय के बीच में गहरा अविश्वास पैदा कर दिया है। ठीक, धार्मिक कारण देखिए क्या है। तो इस संघर्ष में धार्मिक पहचान की तुलना में जातीय पहचान ज्यादा प्रभावी दिखाई देता है, लेकिन हम धार्मिक कारक को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, धार्मिक स्तर पर मैतेई मुख्य रूप से हिंदू हैं, ठीक है, और कुकी क्या है, ईसाई हैं। लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखें तो मैतेई लोग लगभग 2 शताब्दी पहले तक सनमाही धर्म का पालन करते थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपने आप को हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया है, अपनाया है। तो मैतेई लोग ने पहले 2 शताब्दी पहले किस धर्म को मानते थे, सनमाही को। लेकिन जब से वो हिंदू बने हैं उन्होंने सर्व जातीय सांस्कृतिक पहचान को पेश करने का प्रयास किया है। साथ में उन्होंने पुराने सनमाही धर्म को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो वहां पर सत्ता में जो पार्टी है वो क्या है, भाजपा की। और कुकी लोगों के बीच यह अविश्वास बढ़ता जा रहा है, खासकर धार्मिक मामलों को लेकर, क्योंकि जो भाजपा की पार्टी है वो हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाती है, इसलिए जो कुकी जनजाति है उनमें धार्मिक मामले को लेकर क्या है, एक अविश्वास पैदा हो गया है। तो ये सभी कारक हैं जिसके कारण यह संघर्ष तीव्र होता जा रहा है। तो समाधान क्या हो सकता है? तो देखिए, संघर्ष को हल करने के लिए हमें तो पहले यह जो मूल मुद्दा है उनको स्वीकार करना पड़ेगा। वो क्या क्या था है, जो ऊपर हमने देखा, भूमि अधिकार का मुद्दा है, जातीय तनाव का मुद्दा है और ऐतिहासिक शिकायतें या परिप्रेक्ष्य है। दोनों समुदाय को सुलह के लिए क्या होना होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। गृह युद्ध जैसी स्थिति को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? तो मजबूत प्रशासनिक उपायों और सैन्य अभियानों के माध्यम से इसे कम किया जा सकता है। तो जो संघर्ष की स्थिति है जो गृह युद्ध में बदलते जा रही है उसको हम प्रशासनिक उपाय और सैन्य अभियानों से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य किया जाना चाहिए, दोनों पक्ष जिनके अपने स्वयंसेवी बल है और गांव की रक्षा तंत्र है उसको भंग कर दिया जाना चाहिए। उसको भंग करने पर उन्हें मजबूर किया जाना चाहिए और लूटपाट या अन्य तरीकों से हासिल किए गए जितने भी हथियार है उसको आत्मसमर्पण करा देना चाहिए। ठीक है, तभी हम इस संघर्ष को कम कर सकते हैं। तीसरी बात क्या हो सकती है कि केंद्रीय बल जो अभी भी दोनों समुदाय द्वारा काफी हद तक क्या है, सम्मानित है। ठीक है, तो इनकी संख्या में हम बढ़ोतरी करके उनके मन में विश्वास का निर्माण कर सकते हैं और केंद्रीय बल ऐसी भूमिका का निर्वहन कर सकती है जिससे दोनों बलों में विश्वास कायम हो सके। फिर जो विस्थापित लोग हैं
उनके गांवों में सुरक्षित वापसी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्हें धन का आवंटन किया जाना चाहिए जिससे वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। इसके साथ ही जो भी क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे हैं उसका मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य जल्दी शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो विस्थापित लोग हैं और जो लोग मरे हैं संघर्ष में उनके लिए सरकार को धन आवंटित करना चाहिए। साथ में जो भी बुनियादी ढांचे हैं जैसे सड़क है, पुल है, घर है, पूजा स्थल है, इनको क्या किया जाना चाहिए, जल्द से जल्द मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है, तो आवश्यकता है कि सशस्त्र बलों को वहां पर शांति रक्षक दल के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। यह क्या संदेश देगा, यह बहुत जरूरी उपचारात्मक स्पर्श प्रदान कर सकता है। ठीक, यदि आवश्यक क्या है कि राजनीतिक और कानूनी समाधान को आगे बढ़ाना चाहिए और वैसा माहौल, अनुकूल माहौल क्रिएट करने की आवश्यकता है। भूमि अधिकारों के मुद्दे को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, तो इसको जल्द से जल्द हल किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए क्या किया जा सकता है कि मैतेई को एसटी का दर्जा तो नहीं दिया जाएगा, अगर दे देते हैं तो वे अवसरों पर एकाधिकार स्थापित कर सकते हैं और भी क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। खासकर नौकरियों को लेकर उन्हें अन्य समान एसटी रियायतें दिए बिना, मतलब उनको एसटी का दर्जा दिए बिना उनके राज्य के भीतर भूमि खरीदने के उनके अधिकार को मान्यता देना होगा। और इसके लिए क्या करना होगा, प्रासंगिक कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए और नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए। और ये कैसे कि मैतेई लोग को एसटी का दर्जा भी ना मिले और लेकिन उनको जमीन खरीदने का अधिकार भी मिल जाए, जिससे कि क्या होगा, संघर्ष को कम करने में हमें मदद मिलेगा। देखिए, यदि प्रशासनिक समाधान अपर्याप्त साबित होता है तो इस मामले को पहले उच्च न्यायालय के पास ले जाना चाहिए और अगर वहां भी उस निर्णय से कोई संतुष्ट नहीं होता है तो हमें उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि सभी मुद्दे को हल किया जा सके। हम निष्कर्ष क्या दे सकते हैं, इस मुद्दे के समाधान के लिए सभी हितधारकों के ठोस प्रयास की आवश्यकता है क्योंकि यह पूर्वोत्तर के लोगों की प्रगति में बाधा डाल रहा है। ठीक है, भारत के साथ उनका एकीकरण वास्तविक हो रखा है जो सरकारों द्वारा किए गए लगातार राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य उपायों का ही परिणाम है। इन चुनौतियों के बावजूद इस क्षेत्र के पहाड़ी लोगों में बहुमूल्य गुण मौजूद हैं। साहस की भावना, लचीलापन है, जीवन की चुनौतियों के प्रति सीधा दृष्टिकोण है जो एक समग्र भारतीय सभ्यता के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, जो अपने मूल में विविध है लेकिन अपने आदर्शों और आकांक्षाओं में एकजुट है। तो ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखें, आप लोग समझने का प्रयास करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।